शाम के 4 बज गए और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। रजनी, मैंने दोपहर का खाना बना लिया था, अब मम्मी जी को शाम की चाय तुम बना दो, मुझे किटी के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना आज मेरी किटी है। मुझे भी तो जाना है, आप अकेली तो हो नहीं किटी पार्टी में जाने वाली। मैं भी किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरी भी ग्रुप की फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी। मुझे अभी अपनी साड़ी भी प्रेस करनी है, मैंने सुबह का नाश्ता भी तो बनाया था, अब रात का खाना भी बनाऊंगी। मम्मी जी की चाय आप बना दो। तो ठीक है, मैं भी नहीं बना रही, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। हाँ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। रहने दो, मैं खुद बना लूंगी, मुझे तुम दोनों का एहसान नहीं चाहिए। 2 रोटी बनाकर खिला देती हो, वो भी न जाने कितने ताने सुनाकर। तुम दोनों देवरानी जेठानी की ये किटी पार्टियों ने पूरे घर का बैलेंस बिगाड़ दिया है। जब देखो किटी पार्टी में ही जाती रहती हो। अरे एक दिन हुआ, हफ्ता हुआ, ये थोड़ी कि रोजाना ही किटी पार्टी में भागते रहो। मम्मी जी, मैं आपकी बातों को जरूर सुनती, पर अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अभी आप बना लो चाय, कल मैं बना दूंगी पक्का। और हाँ मम्मी जी, रात के लिए आप सब्जी काट कर रख देना, रात के खाने की मेरी बारी है, मैं रात को आकर बस सब्जी रोटी बना दूंगी। रमा और रजनी दोनों देवरानी जेठानी को एक नई आदत पड़ गई थी, और वो थी किटी पार्टी में जाने की। रमा का भी अपना किटी पार्टी का ग्रुप था और रजनी का भी। दोनों अपने अपने ग्रुप में हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार किटी पार्टी में हो ही आती थी। दोनों के अभी बच्चे नहीं थे, इसलिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। दोनों के हस्बैंड सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते थे और सास सुमित्रा ही घर में अकेली होती थी, जो अक्सर उन्हें इस बात के लिए बोलती रहती थी। पर रमा और रजनी के ऊपर कोई असर नहीं होता था। उन्हें तो बस जल्दबाजी में काम खत्म करना और अपनी किटी पार्टी में पहुंचना, यही सबसे जरूरी लगता था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर के काम पड़े रहे, पर किटी पार्टी में 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वहां समय पर पहुंचना है। ऐसी उन दोनों की सोच बन गई थी। इसी वजह से अक्सर ही वो महंगे कपड़े, गहने वगैरह खरीदती रहती थी। अब जब इंसान रोजाना शॉपिंग बैग लेकर घर में घुसेगा, तैयार होकर घर से बाहर जाएगा, तो आस पड़ोस के लोगों का तो ध्यान चला ही जाता है। ये सुमित्रा जी की दोनों बहुएं रोजाना तैयार होकर कहाँ जाती हैं? एक साथ भी नहीं जाती, एक पूरब दिशा में निकलती है तो एक पश्चिम में। अरे दोनों बहुओं ने बहुत सी किटी पार्टियों के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, दोनों अपनी अपनी किटी पार्टियों में जाती हैं, रोजाना की आदत है इन दोनों की। पर किटी पार्टी रोजाना थोड़ी होती है, इनकी रोजाना ही होती है। वो चक्कर क्या है, इनकी एक नहीं होती ना, इन्होंने 7-8 चलाई हुई है। अब जैसे मेरी सहेली ने मेरे से कहा था कि मैं भी और 2-3 किटी पार्टियां ज्वाइन कर लूं, मैंने कहा नहीं, एक ही नहीं संभल रही तो और क्या ज्वाइन करूंगी। कभी हुआ महीने में एक बार चली गई तो मैं इनकी तरह रोजाना नहीं चाहती हूँ। मेरा तो एक ग्रुप बना हुआ है जो महीने में एक ही बार किटी पार्टी रखता है। घर भी तो संभालना है, किटी पार्टी में जाते रहे तो घर कौन संभालेगा? तब भी शायद जब भी जाती हूँ देखती हूँ इनका घर बिखरा पड़ा रहता है। जब भी जाओ घर में घुसने का भी मन नहीं करता, इतना फैला हुआ रहता है सब कुछ इनके घर में। जब देखो सुमित्रा जी ही काम में लगी हुई दिखाई देती हैं। बेचारी इस उम्र में भी इतना कर लेती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सही बात है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। दोनों पड़ोसन जब बातें कर रही थी तो रमा और रजनी की सास सुमित्रा ने सब कुछ सुन लिया। वो बेचारी थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई क्योंकि पड़ोसन सुमित्रा को देख चुकी थी और दोनों पड़ोसन चुपचाप अपने घर में घुस गई। सुमित्रा घर में आ गई। सुमित्रा का मन खराब हो गया क्योंकि रमा और रजनी की किटी पार्टियों की आदत से वो भी परेशान थी। पर रमा और रजनी को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो किटी पार्टियों में बहुत मगन थी। दिन पर दिन उनकी ये दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। सुमित्रा की फैमिली में दिन की एक शादी थी। रमा और उमा ने शादी में जाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी बहुत बड़ी किटी पार्टी भी उसी दिन पड़ रही थी। मतलब तुम दोनों अपनी अपनी किटी पार्टी की वजह से घर की रिश्तेदारी की शादी भी कैंसिल कर दोगी। तुम दोनों का फैसला यही है कि तुम दोनों हमारे साथ शादी में नहीं जाओगी। दिन की शादी है, टाइम ही कितना लगना था, रात तक वापस आ जाते। रहने दो ना मम्मी, इन दोनों को जब कुछ समझ ही नहीं आता तो कहने से क्या फायदा। हम दोनों तो चल रहे हैं ना। कोई बात नहीं, वैसे भी दिन की शादी है तो ये दोनों तो अपनी किटी पार्टी छोड़ेंगी नहीं। वो शाम की होती है, हम रात तक आए जाएंगे। नहीं जा रही तो जबरदस्ती क्या ही करनी, हम तीनों ही चलते हैं। हाँ आप तीनों चले जाओ, हमारे जाने न जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों के साथ शादी में चली जाती है। उसी शाम रमा और रजनी को किटी पार्टी में जाना था। दोनों तैयार हुई और किटी पार्टी में जाने लगी। रमा दीदी आप घर को लॉक कर देना, मुझे बहुत लेट हो रहा है। पहले मेरी सारी सहेलियां पहुंच चुकी हैं, बस मैं ही रह गई हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं जा रही हूँ। रुको रजनी, मैं भी आ रही हूँ, साथ ही लॉक कर देंगे। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, मुझे पहले ही लेट हो गया है भाभी। हाँ मुझे भी तो लेट हो रहा है, मेरी भी कैब आ गई होगी।
दोनों को किटी पार्टी में पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि दोनों घर का ताला लगाना भूल गई और अचानक पीछे से चोर घर में घुस गए। इधर रमा और रजनी किटी पार्टी में मजे उड़ा रही थी, उधर उनके घर में चोर महंगे महंगे सामान चुरा रहे थे। कुछ ही देर में चोरों ने घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया और चंपत हो गए। रात को जब सुमित्रा देवी और उनके दोनों बेटे घर पहुंचे तो घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और घर के अंदर रमा और रजनी सिर पकड़कर बैठी रो रही थी। सुमित्रा जी, आपकी दोनों बहुएं कितनी लापरवाह हैं। घर को ताला लगाए बिना ही किटी पार्टी में भाग गई। अब हम भी घर पर नहीं थे, बस मौका देखकर चोर घुस गए आपके घर में, लाखों की चोरी हो गई, इसीलिए पुलिस आई है पूछताछ के लिए। चोरी हो गई? रवि, अजय, मैंने इन्हें पहले ही कहा था संभल जाओ, पर ये दोनों मेरी सुनती नहीं है। इतनी लापरवाही। मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मम्मी जी, पता नहीं हम ताला लगाना कैसे भूल गए। दिमाग से ही उतर के कैब आ गई थी। अब अफसोस करने का क्या ही फायदा रमा, लाखों की चोरी तो हो गई ना। इंस्पेक्टर साहब, क्या चोरों का कुछ पता चल सकता है? देखिए, आसपास किसी ने भी चोरों को अंदर घुसते नहीं देखा। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी चोरों का पता लगा सके। बाकी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखते हैं, कुछ सबूत मिल जाए तो। पुलिस तो छानबीन में लग गई, पर रमा और रजनी को उस दिन सबक मिल गया कि कहीं जाना आना बुरी बात नहीं है। घूमने जाना, किटी पार्टी में जाना, आउटिंग पर जाना, ये सब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर किसी भी चीज की लत होना गलत है। जैसे रमा और रजनी को किटी पार्टी में जाने के सिवा कोई और होश ही नहीं रहता था। इसी वजह से आज उनका कितना नुकसान हो गया। रमा और रजनी वादा करती हैं कि वो दोनों इन सब बातों का ध्यान रखेंगी ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो। उषा और माया दोनों देवरानी जेठानी थी। उषा के पति का खुद का एक कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन माया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था, इसलिए उनकी आमदनी जरा कम थी। उन दोनों देवरानी जेठानी की एक बेटी थी। उषा की बेटी का नाम आंचल और माया की बेटी का नाम गीतिका था। वो सभी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक रोज, ये देख, मैं आंचल और गीतिका के लिए नई फ्रॉक लाई हूँ, वो शर्मा जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें पहन लेंगी। दीदी, आखिर क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लाने की? चुप कर तू, वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए बराबर हैं। मैं गीतिका को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आंचल को। अब तू चुपचाप से ड्रेस पसंद कर रही है या नहीं? दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना खुद की। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। फिर एक रोज, अरे माया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरी बहन निधि का फोन आया था। वो बता रही थी जब वो हम जालंधर गए थे ना खुराना जी की बेटी की शादी में, वहां एक बहुत बड़े घराने से लोग आए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका एक बेटा है रौनक। जब से उसने हमारी बेटी आंचल को देखा है उसका दीवाना हो गया है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। इकलौता है, अपनी आंचल राज करेगी वहां राज। अरे बेटी को अच्छा घर मिल जाए और भला माँ बाप को क्या ही चाहिए। सही कहा जीजी आपने। माँ बाप गरीब हो या अमीर, सबकी यही सोच होती है कि उसकी बिटिया महलों में राज करे, लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। फोन पर बात आगे बढ़ती है। एक रोज रौनक अपने परिवार के साथ आंचल के घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी हुई थी, तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं, फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ, बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी मैं क्यों?
अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है, बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया। देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा आप भी? ऐसे वो लोग रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती है, जिसमें उषा खूब पैसा बहाती है। सगाई के 1 हफ्ते बाद रौनक की माँ के पास एक फोन आया, जिसे सुनते ही कौशल्या हैरान रह गई और उसने उषा को फोन मिला दिया। बहन जी, आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में काफी गलत बातें बताई गई। माना कि हमें उन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहां तक हो आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि रौनक और आंचल की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है बहन जी? क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? नहीं, वही तो दुख है, वो फोन एक पीसीओ से आया था। उषा फोन रख देती है और चिंतित होकर सारी बात उर्मिला को बताती है। आप टेंशन मत लो दीदी, ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से कौशल्या का फोन आया। बहन जी, आज तो उसने हद ही कर दी। हमने उसके फोन की बातों का कोई भरोसा नहीं किया, तो आज उसने लिफाफे में एक चिट्ठी और आंचल बेटी की कुछ गंदी गंदी फोटोग्राफ्स हमें भेज दी। उन गंदी तस्वीरों को देखकर तो हम भी डर गए थे, लेकिन फिर रौनक ने कहा, माँ ये सब फोटोग्राफ तो नकली भी बन जाती है, किसी का चेहरा कहीं भी लगाया जा सकता है। उसने जब फोटोग्राफ्स ली तो पता चला वो सब नकली थी। ये बातें सुनकर उषा रोने लगती है और फोन रख देती है। उधर रौनक आंचल से फोन पर बात करता है। तुम्हें पता है आंचल, तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य ये सब कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी चाची नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। मेरी माँ समान चाची के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब मुझे ही तुमसे शादी नहीं करनी। तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही हो। अरे मेरे पास सबूत है। लेकिन गुस्से में आंचल फोन काट देती है और रोने लगती है और अपनी माँ और चाची को सारी बात बताती है। रौनक बिल्कुल सच कह रहा है बेटी, ये देखिए वही चिट्ठी है जो इसने रौनक के घर भेजी थी। इसकी हैंडराइटिंग तो पहचानती है न तू? अब बता उर्मिला, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो दीदी, ईर्ष्या और जलन ने अंधा कर दिया था मुझे। जब से शादी पक्की हुई है आप लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। इतना धन प्रदर्शन इसलिए कि आपकी बेटी की बड़े घर में शादी हुई है। क्या हम मिडिल क्लास अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में नहीं कर सकते? आपकी ये लाखों की शादी देखने के बाद आखिर कैसे मिलेगा मेरी बेटी के लिए बड़ा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी पानी की तरह पैसा बहाएं। और उसने अब सामान्य तरीके से अपनी बेटी की शादी रौनक संग खुशी खुशी कर दी।